Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. PIFR GS की एग्जाम से एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं which is there for pursuing MSc in Wildlife Biology and Conservation. 2019 के पेपर से मैंने ये क्वेश्चन लिया है. Which of these is not one of four fundamental processes is least likely to cause changes in allele frequencies in a population. क्वेश्चन है पॉपुलेशन जेनेटिक्स के टॉपिक से. ये क्वेश्चन बेस्ड है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पर. ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में से हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है विच इज लीस्ट लाइकली टू चेंज इन्वॉल्व इन लीस्ट लाइकली टू चेंज द allele फ्रीक्वेंसी. ऑप्शंस है देखो, हाइब्रिडाइजेशन, माइग्रेशन, म्यूटेशन एंड natural selection. So let's understand what must be the answer. Okay, so discussing option wise, first option in a question is a hybridization. See, this is a molecular biology technique है ये एक. This is used to measure the degree of genetic similarity between pools of DNA sequences. This is used to determine the genetic distance between two organisms used in phylogeny and taxonomy. दो ऑर्गेनिजम्स अगर आपके पास है तो इनके जेनेटिक पूल में कितना डिफरेंस है, ये फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड है या नहीं, ये सब फाइंड आउट करने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये टेक्निक यूज होता है. दिस इज नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन. तो ये टेक्निक किस तरह से किया जाता है लैब स्केल में. यहाँ देखो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम स्पीशीज 1 एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम स्पीशीज 2. हमें अभी देखना है कि ये दोनों स्पीशीज फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड है या नहीं. तो यहाँ पर दोनों स्पीशीज के डीएनए लेकर दोनों को टेम्परेचर रेज करके, दैट इज मेल्टेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करके मेल्ट किया जाएगा. हियर ऑल्सो इट विल फॉर्म द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. और अब इन दोनों को मिक्स करके द टेम्परेचर विल बी लोअर्ड. तो यहाँ पर हमें कंबाइंड डीएनए मिल सकता है. कब मिल सकता है? अगर ये दोनों स्पीशीज फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड है तो मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा. तो अगर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि दीज टू स्पीशीज आर टेक्सोनॉमिकली रिलेटेड, फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड, है ना. तो इस तरह से टेक्सोनॉमी में, फाइलोजेनी में ये डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज की जाती है. इस टेक्निक का अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होने में नेचर में कोई भी संबंध नहीं है. अब इसके बाद बाकी तीन ऑप्शंस को देखने के लिए हम एक बार हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को रिवाइज कर लेते हैं. देखो, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि allele and genotype frequency in a population will remain constant from generation to generation in the absence of other evolutionary forces. allele frequency, genotype frequency constant रहने वाली है in absence of evolutionary forces. तो ये कौन से forces है? तो in evolutionary forces, in evolutionary influences में migration, mutation and natural selection include है. इसके अलावा gene flow include होता है इसमें and some other influences are also there. तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से ये तीन नेचुरल इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस हैं जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए नहीं होने चाहिए. ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ. ठीक है, तो यहाँ देखो, ऐसे जान लो कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है दिस इज अप्लाइड टू वेरी लार्ज पॉपुलेशन. ओके, तो यहाँ पर माइग्रेशन विल कॉज वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन allele फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब माइग्रेंट्स जो होंगे उनकी साइज, पॉपुलेशन साइज अगर ज़्यादा है रेसिडेंट इंडिविजुअल से,
तब ही अलील फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते दिखाई देंगे। सेकेंडली म्यूटेशन, म्यूटेशन जो है वो दैट इज अ सडन चेंज एट अ डीएनए लेवल। तो बहुत सारी पॉपुलेशन में म्यूटेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे एंड दैट म्यूटेशन विल गेट नेचुरली सिलेक्टेड, इसके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन कब कहते हैं हम कि कोई ट्रेट अगर पॉपुलेशन में आता है एंड इट इज यूजफुल फॉर दैट स्पीशीज देन दैट गेट नेचुरली सिलेक्टेड, है ना। तो ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना। तो ये भी जेनेटिक व्हाट वी से अलील फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में अल्टरेशन करता है, मगर लार्ज पॉपुलेशन के हिसाब से ये बहुत कम मायने रखता है। इसलिए these are the evolutionary forces which have to be absent so that Hardy-Weinberg principle will get applied. So with this brief discussion we will say that option A, hybridization, is the correct answer for this question. Hybridization is a molecular biology technique which is used in a lab scale and that is not involved in changing allele frequency in a population. So option A is the correct answer for this question. Here I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.